हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर करेंगे कंप्लीट पॉलिटी जी के पार्ट नंबर 8 रहेगा। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं अपने। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप फटाफट से इससे पहले वाले पार्ट्स भी देख लीजिएगा। यहाँ एक पार्ट में हम कई टॉपिक कवर कर लेते हैं, जैसे कि आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। महान्यायवादी और संसदीय समितियां और सर्वोच्च न्यायालय, ये 3 टॉपिक आज के हमारे रहने वाले हैं। तो और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। सभी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत सरकार होती है, भारत सरकार का पहला जो है प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? पहला प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का सॉलिसिटर जनरल या फिर सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल। तो क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा हमारा भारत का महान्यायवादी, ये रहेगा आंसर ए। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? यहाँ पर हमें बताना है परामर्शदाता कौन होता है, मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या सी सचिव विधि मंत्रालय, या फिर डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा इसका आंसर? ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर सी सचिव विधि मंत्रालय, या फिर डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर रहेगा 2 का हमारा रहेगा बी। क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये रहेगा आंसर इसका। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, ये इसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर भारत का प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो ये अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर रहेगा? इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्या आंसर रहेगा? इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी कुछ भी हो, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या रहेगा। एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जो कानूनी विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी परामर्श देता है, या फिर एडवोकेट जनरल देता है परामर्श देता है, या फिर सी महान्याय अभिकर्ता देता है, या फिर डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देते हैं। तो कौन परामर्श देता है यहाँ पर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा एडवोकेट जनरल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? बी आंसर रहेगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने वाले होते हैं एडवोकेट जनरल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये जो संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद ऐसा है जहां पर जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो किस राष्ट्रपति के द्वारा कौन से अनुच्छेद में महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 76 में, या फिर अनुच्छेद 148 में। तो कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर? आंसर क्या रहेगा? फिफ्थ का आंसर रहेगा अनुच्छेद 76 में।
यहाँ रहेगा अनुच्छेद 76 में ऐसा दिया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ये अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है, 76 आर्टिकल में ऐसा दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी एडवोकेट जनरल, सी सॉलिसिटर जनरल या फिर डी विधि विभाग का महासचिव। तो क्या रहेगा इसका आंसर? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है 6 का आंसर रहेगा एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर आंसर रहेगा 7 का ए, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है? जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के व्यय को, जो व्यय होता है केंद्र सरकार में, उसके व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? संसद में होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, या फिर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होती है, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री में होती है। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? इसका आंसर रहेगा केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। नियंत्रक, ये आएगा आंसर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में आएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, फटाफट से कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास वाले। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहार के रूप में की जाती है? तो किसकी नियुक्ति की जाती है? किसके लिए? लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहार के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर आएगी महान्यायवादी, बी सॉलिसिटर जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, या फिर एडवोकेट जनरल। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, जो ये व्यय की निगरानी, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाए इसका आंसर एक ही रहेगा, जैसे कि हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी रहेगा, नियंत्रक और महालेख परीक्षक। ये रहेगा, व्यय की निगरानी करने वाले होते हैं नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होते हैं लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहार के रूप में नियंत्रक और महालेख परीक्षक आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो ये होते हैं नियंत्रक और महालेख परीक्षक होते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर अध्यक्ष योजना आयोग के द्वारा, या फिर वित्त मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर रहेगी इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह कौन है? वह कौन सा अधिकारी है जो कि भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है? तो लेन देन की बात हो या व्यय की बात हो, हर चीज में कौन आएगा? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। वित्त सचिव नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, या फिर महालेख नियंत्रक, या फिर अध्यक्ष या वित्त आयोग। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी,
नियंत्रक एवं महालेख प्रेक्षक आएगा इसका आंसर। नियंत्रक एवं महालेख प्रेक्षक आएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ आज का। ये कौन सा टॉपिक था हमने किया है अभी अभी, जो हमने महान्यायवादी वाला टॉपिक कर लिया है कवर। अब यहाँ करते हैं हम संसदीय समितियाँ। क्या करेंगे आज, ये दूसरा टॉपिक रहेगा आज की क्लास का, संसदीय समितियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, संसदीय समितियाँ रहेगा आज का ये दूसरा टॉपिक। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का। संसदीय समितियाँ। किस संसदीय समिति को परकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी संसदीय समिति है जिसको परकलन समिति, क्या परकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? परकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? सरकारी उपक्रम समिति, या फिर नियम समिति, या फिर याचिका समिति, या फिर लोक लेखा समिति? तो क्या रहेगा इसका आंसर? किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति में जुड़वा बहन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा लोक लेखा समिति आएगा इसका आंसर। डी रहेगा। क्या रहेगा? डी रहेगा आंसर। लोक लेखा समिति को संसदीय समिति की परकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। किसकी संसदीय समिति की परकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है? सार्वजनिक लोक लेखा। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? जो सार्वजनिक लोक लेखा होती है, सार्वजनिक, कौन सी? सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? 7 और 15, 15 और 30, 10 और 20, 22 और 1। तो कितना रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा हमारा 7 और 15। कितना रहेगा? 7 और 15 आंसर रहेगा। ए आंसर रहेगा 7 और 15। कितना? 7 और 15 आंसर रहेगा। राज्यसभा के 7 और लोकसभा के 15 यहाँ पर आएंगे सदस्य सार्वजनिक लोक लेखा समिति में। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत के नए संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? जो भारत की नई संसदीय समिति, नई संसदीय जो समिति होती है, समिति प्रणाली, नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी, या फिर 1991 में हुई थी, या फिर हुई थी 1987 में, या फिर 1994 में? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा 1991 में। 1991 में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में। याद रखना है आपको, नई संसदीय समिति की प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 ईस्वी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? जो संसद होता है उसमें कितने प्रकार की समितियां होती हैं? यहाँ पर स्थायी समिति और तदर्थ समिति, या फिर उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा दोनों। एक तो स्थायी समिति होती है, एक तदर्थ समिति होती है। दोनों समितियां आएंगी इसमें, तो उपयुक्त दोनों आएंगे, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स? जल्दी से 5 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, 30 होते हैं, या 22 होते हैं, या 45 होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30। कितने होते हैं? 30। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्यों की संख्या होती है? 30 संख्या होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, 30 होते हैं, 45 होते हैं, या 60 होते हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? संयुक्त प्रवर समिति में कितने? संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 45 सदस्य, 45 सदस्य होते हैं। किसमें? संयुक्त प्रवर समिति में। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में होते हैं 45 सदस्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन
नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। जुड़ जाइए फ्रेंड्स, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को तो आपको बहुत कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा। जीके का हर एक टॉपिक यहाँ पर आपको मिलेगा, स्टैटिक जीके भी आपको यहाँ पर मिलेगी, साइंस जीके भी टॉपिक वाइज आपको मिलेगी। तो हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर हम जीके करते हैं डेली, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और डेली 3 बजे और 8 बजे जुड़ जाइए चैनल के साथ। या डेली प्रीमियर रहते हैं, आधा घंटा के, ज़्यादा टाइम के नहीं रहते हैं, बस आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, जीके की शाम को, और दिन में साइंस जीके की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी होती है। जो संयुक्त संसदीय समिति होती है, संयुक्त संसदीय समिति, उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा होती हैं उनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 30 और 15, 35 और 10, 25 और 20 और 20 और 25। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर। यहाँ पर आंसर आएगा, लोकसभा पहले दे दिया है, राज्यसभा बाद में दे दिया है, तो इसका बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है। लोकसभा और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोकसभा की और राज्यसभा की, तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका आंसर रहेगा 30। लोकसभा के 30 सदस्य, कितने लोकसभा के हमारे सदस्य होते हैं 30, और जो है राज्यसभा के 15। तो ए आंसर रहेगा। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर हमें बताना है। संयुक्त संसदीय समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर होते हैं कितने, 20 और 15 मिलाकर कितने हो गए, यहाँ पर 30 और 15 हो गए। हमारे लोकसभा के 30 थे और राज्यसभा के 15 थे, टोटल मिलाकर कितने हो गए 45। कितने हो गए 45। आंसर इसका रहेगा 45 आएगा आंसर। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है कि लोकसभा में जो है संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य होते हैं 30 लोकसभा में, और राज्यसभा में होते हैं 15। संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य 15 होते हैं, ये राज्यसभा के होते हैं, ये लोकसभा के होते हैं। टोटल मिलाकर पूछ लिए जाए कुल कितने सदस्य होते, तो 45 आएगा दोनों को मिलाकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। यह होता है ए प्राक्कलन समिति का, या फिर बी लोक लेखा समिति का, या फिर सी नियम समिति का, या फिर डी विशेषाधिकार समिति का। तो यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा सी नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं, नियम। ठीक है फ्रेंड्स, नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का हमारा, फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो 10th क्वेश्चन क्या है इसका। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। तो यहाँ पर संसद की कौन सी समिति है जो नियंत्रक और महालेखा, ये जो नियंत्रक और महालेखा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा कौन करता है। तो यहाँ करता है सार्वजनिक संस्थान समिति, या फिर प्राक्कलन समिति, या फिर सामान्य उद्देश्य समिति, या फिर लोक लेखा समिति। तो क्या इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा लोक लेखा समिति आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, लोक लेखा समिति। बिल्कुल बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। लोक लेखा समिति आएगा। किसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बस यही टॉपिक हमारा बचता है। हमने 3 टॉपिक आज की क्लास में रखे थे। एक तो हमने महान्यायवादी करा था, एक हमने संसदीय समितियाँ कर ली हैं, और एक अभी
सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 4-5 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वो भी लिखते या वो भी करते तो हमारी ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती, तो इसीलिए वो क्वेश्चन कल वाली क्लास पर करेंगे। तो आज हम 15 क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो यहाँ पर आएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में, या फिर चार्टर अधिनियम 1853 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या फिर भारतीय संसद 1950 में। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका आंसर रहेगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम कितना रहेगा? 1935 आंसर रहेगा इसका सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई सर्वप्रथम सबसे पहले 1935 में। याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा के अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ पर है? भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 5 में। तो सेकंड का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा? भाग 5 में। क्या रहेगा? भाग 5 आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? भाग 5 रहेगा। याद रख लो इस क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए सुनंदा भंडारे, या फिर लीला सेठ, या फिर फातिमा बेबी, या फिर इंदिरा जयसिंह। तो क्या रहेगा? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन रही हैं? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही हैं? तो यहाँ पर आंसर रहेगा फातिमा बेबी। क्या रहेगा आंसर? सी आंसर रहेगा, फातिमा बेबी आएगा इसका आंसर। ये पहली उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, न्यायाधीश। ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के? किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। यहाँ उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी पहली महिला न्यायाधीश? फातिमा बेबी। और यहाँ पर करी गई है बात सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? हीरालाल जे कानिया, या के.एन. वॉन्च, या फिर C.S.S. सिकरी, या फिर D. वाई.वी. चंद्रचूड़। तो यहाँ पर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा हीरालाल जे कानिया। ये हीरालाल जे इसका आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? हीरालाल जे कानिया इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हीरालाल जे कानिया इसका आंसर रहेगा। और यहाँ पर पहली महिला न्यायाधीश रही हैं फातिमा बेबी, उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं हीरालाल जे कानिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, सर्वोच्च न्यायालय के कितने तरह के लेख या रीट जारी करने का अधिकार है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को कितनी तरह की लेख और रीट जो होती हैं अपने जो है
किसी भी जो फैसला लिया गया उसके प्रति यहाँ पर हम रीट जारी कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कितने तरह के रीट जारी करने का आदेश है, अधिकार दिया है? तो 1, 3, 2, 5। क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका आंसर रहेगा 5। क्या रहेगा? 5 रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका कहाँ पर दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में, इसमें से किसी में भी नहीं। तो उच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका जारी की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी। तो ए और बी दोनों आएगा, तो सी आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? सी, दोनों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो क्या आएगा? किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केंद्र और राज्यों के विवादों, जो केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं उन विवादों के समाधान करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है परामर्शदात्री या फिर संवैधानिक या फिर अपीलीय या फिर प्रारंभिक। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का रहेगा अपीलीय। ये जो अपीलीय है इस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। जब केंद्र और राज्य दोनों के बीच में विवाद हो जाता है तो विवाद के समाधान करना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो ये अपील की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो अब यहाँ पर ये आएगा अपीलीय आएगा आंसर इसका। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपीलीय। अपीलीय रहेगा आंसर। जब केंद्र और राज्य दोनों के बीच में विवाद का समाधान करना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है अपीलीय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे दिया जाता है? जो न्यायिक पुनर्विलोकन है इसका जो है अधिकार है वह किसे दिया जाता है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा लोकसभा। क्या रहेगा? डी, लोकसभा आएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे दिया जाता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया जाता है लोकसभा। दोबारा से उसके बारे में देखना कि सही है कि नहीं है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया जाता है लोकसभा को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकते हैं? तो किससे परामर्श ले सकते हैं? न्याय मंत्री से या फिर महान्यायवादी से या फिर उच्च न्यायालय से या फिर सर्वोच्च न्यायालय से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा महान्यायवादी से। राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकते हैं? तो महान्यायवादी से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो यही आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 15 क्वेश्चन आज की क्लास के इसके रहेंगे। तो बस यही क्वेश्चन अपने बचते हैं तो इनको फटाफट से कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, तो फटाफट से 10 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं इनके निर्वाचन में, इनके जब निर्वाचन होते हैं, इनके निर्वाचन के विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो किसको प्रस्तुत किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत के उच्चतम न्यायालय को, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा भारत का उच्चतम न्यायालय जो होता है, ये आंसर रहेगा भारत का उच्चतम न्यायालय आंसर रहेगा इसका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जब विवाद के मामले हों तो इसको भारत के उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है, भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन क्या है? जुड़े रहिए, 5 ही क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, फटाफट से इनको भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में जो न्यायपालिका है उसका स्वरूप कैसा है? विकेंद्रीकृत है, एकीकृत है या फिर सामूहिक है या व्यवहारिक है? तो जो भारत की न्यायपालिका है उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप है एकीकृत। कैसा है? एकीकृत है।
कैसा है फ्रेंड्स, एकीकृत है। भारत की जो न्यायपालिका है उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप है एकीकृत है। ठीक है फ्रेंड्स, एकीकृत है इसका स्वरूप है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम में पॉलिटी जीके आती है। चाहे आप DSSB का देख लो या फिर क्लर्क का दे लो या फिर CGL का या दे लो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उस हर एक एग्ज़ाम में पॉलिटी जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में न्यायपालिका है, भारत की जो न्यायपालिका है वह कैसी है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है या फिर राष्ट्रपति के अधीन है या प्रधानमंत्री के अधीन है? तो जो भारत की न्यायपालिका है वह क्या है? वह डिपेंड नहीं है किसी पे, वह इंडिपेंडेंट है, तो स्वतंत्र आएगा यहाँ पर। भारत की न्यायपालिका है स्वतंत्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यही 3 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, फटाफट से इनको भी कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायिक कार्य होते हैं, न्यायिक कामकाज में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा फ्रेंड्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों का नहीं आएगा, यहाँ पर केवल इंग्लिश आएगा, अंग्रेजी आएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी कार्य होते हैं अंग्रेजी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है या फिर जो आयु होती है वह कितनी होती है? आयु होती है 60 वर्ष होती है, 65 वर्ष होती है या फिर 55 वर्ष होती है या फिर 58 वर्ष होती है? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति होती है वह होती है, कब होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा 65 ईयर्स, 65 वर्ष आयु होती है जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो 65 वर्ष की आयु में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या फिर संसद या फिर प्रधानमंत्री। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया है या नहीं किया है तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति आएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स अपने 15 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज कवर किए हैं और जो ये टॉपिक हमारा है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, ये टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं, तो ये कल वाले क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सारे 7 से 8 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं तो वो भी कर लेंगे कल वाली क्लास में। इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, हर एक प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको इजी रहेगा फाइंड आउट करने में। जो आपको वीडियो चाहिए जिससे रिलेटेड, जो उनसे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और यहाँ पर अपनी 2 क्लास रहती है, 3 से 3:30 बजे वाली क्लास रहती है, साइंस जीके रहती है। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है ये टाइमिंग। बाकी जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर जिसको पता है पहले से ही, जो आते हैं डेली क्लास में, उनको पहले से ही टाइमिंग पता है। 8 से 8:30 या 8:40 तक हमारी ये क्लास कवर हो जाती है। यहाँ पर हम पॉलिटी जीके लेकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस टाइम पर जीके करते हैं शाम को और यहाँ पर साइंस जीके केवल करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।